Hello everyone, welcome to Study Aspire. Today we will study class 9 economics chapter 2 people as resource. देखो अब हम जान लेते हैं आज टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या क्या. ठीक है, people as resource. people as resource मतलब कैसे people का resource के थ्रू यूज किया जाता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाइड किया हुआ है, उन दो में किया हुआ है, मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज. फिर हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज ऑफ वुमेन, वुमेन्स की क्या क्या एक्टिविटीज, वुमेन्स क्या क्या एक्टिविटीज करती हैं. फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ेंगे. रोल ऑफ एजुकेशन, क्या एजुकेशन का रोल है हमारी लाइफ में या इन मार्केट एक्टिविटीज में एजुकेशन का क्या रोल है. फिर हम पढ़ेंगे अबाउट हेल्थ. देन वी विल स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कैटेगराइज किया हुआ है. एक तो क्या हुआ है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में, एक किया है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में. फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है अनएम्प्लॉयमेंट के. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. People as resource. People as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. देखो people as resource मतलब जो भी लोग अपनी abilities के अकॉर्डिंग, अपनी skills के अकॉर्डिंग काम करते हैं किसी भी फील्ड में, उसको कहते हैं people as resource. पीपल को रिसोर्स की तरह यूज किया जाता है प्रोडक्शन बनाने के लिए, किसी भी चीज का प्रोडक्शन बनाने के लिए. ठीक है, उसको बोलते हैं पीपल एंड रिसोर्स. एंड विदाउट पीपल्स प्रोडक्शन कैन नॉट बी डन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली होता वो है जो आप प्रॉफिट के लिए करते हो. ठीक है, जो भी आप काम करोगे या तो आप पेड सर्विसेज के लिए करोगे, आप सैलरी मिल रही है आपको उसके लिए करोगे. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो आप अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो. ठीक है, प्रॉफिट के लिए नहीं करते हो. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं, इनके अंदर आते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स, जो अपने काम के लिए पैसे लेते हैं. विदाउट पेड सर्विसेज वो काम नहीं करते हैं, उनको आपको पे करना ही पड़ता है. वो सब हमारी आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर. ठीक है, जैसे आप जॉब करते हो कहीं पे तो आपको सैलरी मिलेगी, वो हमारा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए. कि आप किसी की वैसे आप काम कर रहे हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आता है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैंने आपको बताया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो आप अनपेड सर्विसेज होती हैं. जैसे एग्जांपल्स ऑफ नॉन एक्टिविटीज आर पूजा पाठ, हाउस कीपिंग, हेल्पिंग पुअर, डिसेबल, जो आप अपनी मर्जी से करते हो. ठीक है, पूजा पाठ करते हो, किसी का इंटरेस्ट होता है किसी का नहीं होता है, आप अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो. आपको अच्छा लगता है तो आप करोगे, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं करोगे. ओके, अब आप किसी पुअर पर्सन की हेल्प करोगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो करोगे, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करोगे. आप सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हो, वो काम करने के लिए आपको पैसे नहीं मिलते हैं. अच्छा, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल देती हूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का. हाउसवाइफ, हाउसवाइफ जो है इतना सारा काम करती है घर का, जैसे कपड़े धोना और बर्तन मांजना, इतने सारे काम करती हैं, लेकिन उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते हैं काम करने के. वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ स्टीम के लिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, उसके लिए वो लोग काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी क्लासिफाइड किया है 3 तरह में. फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर. सेकेंड, सेकेंडरी सेक्टर. थर्ड, टर्शरी सेक्टर. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर 3 सेक्टर्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर वो आता है जिसके अंदर हमारा आता है फार्मिंग, ओके, और हमारा आता है माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ये सब आता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर. सेकेंड जो एक्टिविटीज आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर वो आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज. सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो चाहे वो लार्ज स्केल पे हो, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है. ठीक है, खाली इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आता है, और कंस्ट्रक्शन सब सेकेंडरी के अंदर आता है. थर्ड आता है हमारा टर्शरी सेक्टर.
टर्शरी सेक्टर बेसिकली इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ। जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, तो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। दिस इज ऑल्सो नॉन एज सर्विस सेक्टर। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटीज, मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। सेम जो से हमने पढ़ी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वर्ड आ रहा है मार्केट एक्टिविटीज। जो चीजें, जो एक्टिविटीज मार्केट में हो रही है पेड सर्विसेज के लिए, उनको हम बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर एग्जांपल आता है हाउसवाइफ, जो अनपेड सर्विसेज होती है, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करती है। अब एक्टिविटीज ऑफ वुमेन, अब बात आती है वुमेन्स की एक्टिविटीज क्या होती है। देखो वुमेन क्या क्या काम करती हैं, जैसे मैंने आपको भी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया, वुमेन्स की एक्टिविटीज होती है अपना हाउस होल्ड वर्क कंप्लीट करना, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बच्चों की टेक केयर करना, ये सब हमारी वुमेन्स की एक्टिविटीज होती है, जो कि हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटीज के अंदर आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आता है। ह्यूमन कैपिटल, देखो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या था, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। These are first land, labor, physical capital, and last most important human capital। आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, दोबारा बता देते हैं आपको। ह्यूमन कैपिटल वो होती है जो पीपल वर्क करते हैं अपनी स्किल्स और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। जो भी वर्कफोर्स, आप इसको वर्कफोर्स भी बोल सकते हैं, जो वर्कफोर्स आपके प्रोडक्शन में लगी हुई है, जो ह्यूमंस अपनी सारी एबिलिटीज और स्किल्स के बिहाफ पे आपको काम करके देते हैं, वो हमारा ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है। अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता कैसे है, देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तब होता है जब आपके पास एजुकेटेड वर्कफोर्स होगी, हेल्दी वर्कफोर्स होगी। विदाउट योर अनएजुकेटेड वर्कफोर्स और अनहेल्दी वर्कफोर्स, आप योर प्रोडक्शन कैन नॉट बी डन। इट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी। देखो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एक पॉइंट बताती हूँ, आपको आप इसमें डाल सकते हो कि आपकी जो वर्कफोर्स है उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छे से आपका डेवलपमेंट होगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब हम पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। The quality of population depends upon the literacy rate, life expectancy and skills formation acquired by people of the country। Quality of population वो होता है बेटे, literacy rate कितना है, ठीक है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितनी जो हमारे पास हमारे एरिया में हमारे प्रोडक्शन के लिए जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि लिटरेसी रेट से बाहर हों, अच्छे पढ़े लिखे लोग, हम अपने जितने अच्छे से अच्छे लोगों को हायर कर सके अपने प्रोडक्शन के लिए। हमें पॉपुलेशन क्वालिटी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कि एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसे नहीं किसी को भी आपने जॉब दे दिया, ठीक है, अच्छे से आप सर्वे करोगे, अच्छे से अच्छा आप उनको हायर करोगे, ठीक है। रोल ऑफ एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। education play most important role, okay। रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का रोल क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स है एजुकेशन के। जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत देर से कि जितना भी हमारी पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। एजुकेशन गिव अस नॉलेज, एजुकेशन हमें नॉलेज देती है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है आपकी एजुकेशन कभी वेस्ट जाएगी, इट इज नेवर एवर, ओके। एजुकेशन टीचर्स लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, एजुकेशन हमें एक लेसन पढ़ाती है वो ह्यूमैनिटी का,
ठीक है। एजुकेशन हाईलाइट्स द ह्यूमन टैलेंट। अब किसी का टैलेंट है, जैसे कि हम एजुकेशन में भी बहुत सारी फील्ड्स होती है, साइंस साइड, कॉमर्स साइड, ठीक है। अब जो आपका टैलेंट होगा, जिसमें आप ज़्यादा होशियार होंगे, आप उसको चूज करोगे। तो फिर एजुकेशन के थ्रू आपका टैलेंट बाहर आता है, आपको पता चलता है आप किस फील्ड में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, किस फील्ड में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन गिव अस एम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जितने लोग पढ़ेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट होगा, जितने लोग नहीं पढ़ेंगे, अनएजुकेटेड रहेंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट में ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हेल्थ। हेल्थ इज एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स, आप अगर किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, चाहे बेशक आपके पास टैलेंट हो, लेकिन आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होगी। द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स लार्जली डिपेंड ऑन देयर हेल्थ। जितना, एक बार बताओ, आपके पास 2 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, ये हेल्थी पर्सन है, इसके पास भी टैलेंट है, ये सेकंड पर्सन है, इसके पास भी टैलेंट है। ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है। हेल्दी है, ये ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, ये अनहेल्दी है, ये कम एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हेल्दी और अनहेल्दी में, ओके। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू बी एक्सेस्ड व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट कैन नॉट फाइंड जॉब। When we talk of unemployment people, we refer to those in the age of group of 15 to 59। आप अब अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आप देखोगे विद द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59, इसमें ही आपको ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। चिल्ड्रन बिलो 15 years of age and the old people above 60 are not considered while counting the number of unemployment। अगर कोई बच्चा 15 साल से छोटा है और कोई 60 साल से बड़ा है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा। याद रखना है इसको, जो 15 साल से छोटा है और जो 60 साल से बड़ा है वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट कब होगी, मैंने आपको पता है, रोल ऑफ एजुकेशन में आपको पता है, बताया है अभी। अनएम्प्लॉयमेंट जब होगी जितने लोग पढ़े लिखे होंगे वो एम्प्लॉयड होंगे, जितने लोग नहीं पढ़े लिखे होंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कंसीडर किया जाता है? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को हम 2 तरह से कंसीडर करते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, सीजनल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो हम सीजन टू सीजन, जैसे समर्स में जो हमारा प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लेबर को या किसी को हायर करेंगे तो उनके पास वो एम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन जब वो सीजन खत्म हो जाएगा, समर खत्म हो जाएगा, विंटर आएगा, तो वो ही लोग सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। इट इज अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरिया सच एज प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर। ये आता है डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट जब एक्सेसिव पॉपुलेशन है और बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। डिफरेंस पढ़ते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सीजनल और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है? Disguised unemployment. This is a situation when a person seems to be employed in an economic activity, but in reality his or her contribution is zero. देखो ये क्या बोल रहा है, disguised employment वो होती है कि भाई वर्क तो वो कर रहा है, जैसे एक फैमिली में 5 मेंबर है, वो पांचों के पांचों एक लैंड एरिया पे काम करने चले गए, लेकिन वो काम होना था सिर्फ 4 लोगों में, गए कितने लोग, 5 लोग, तो एक जना एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में ही आएगा, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। जो काम 4 लोगों में हो रहा है तो 5 लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन एम्प्लॉयमेंट। इसको हिडन एम्प्लॉयमेंट करते हैं कि दिख तो रहा है, काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन प्राइमरी एक्टिविटीज मेड इन एग्रीकल्चर। ये एक्टिविटी, इस तरह की जो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है, अधिकतर हम प्राइमरी सेक्टर में पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज में इन एक्टिविटीज को हम देखते हैं, किसमें, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल,
7 brothers are cultivating the family farmland, but only 4 are actually required for production. Therefore, remaining 3 are disguised employment. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 7 लोग एक लैंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे रिक्वायर्ड है ओनली 4, रिक्वायर्ड ओनली 4। जो बाकी 3 लोग हैं वो हमारे आएंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड में। समझ में आ गया? ध्यान से सुनना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, वो जो दिख तो रहा है एम्प्लॉयड कर रहे हैं लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट में ही आएगा। अब पढ़ते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन सीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग ऑफ सीजन ही शी रिमेन अनएम्प्लॉयड। सीजन में वो एम्प्लॉयड रहेगा और ऑफ सीजन में वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। This type of unemployment is mainly found in farming activity. ये भी हमें फार्मिंग एक्टिविटीज में ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे कुछ चीज़ें हम गर्मियों में बो सकते हैं, कुछ चीज़ें हम सर्दियों में बो सकते हैं। तो जो लोग जैसे विंटर में कोई काम कर रहा है, ठीक है, विंटर में रिक्वायर्ड है लोगों की तो काम कर रहे हैं, वो ही समर में काम करेंगे तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो काम नहीं करेंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल, a farmer remain employed for around 1/3 of the year, whereas remaining unemployment for the remaining half year due to seasonal nature of farming activity। यही मैंने आपको बताया। Consequence of unemployment, unemployment leads to wastage of manpower resource। देखो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, वो मैन पावर रिसोर्स का वेस्टेज भी होता है। Unemployment tends to increase the economic overload that is dependent on the employment of the working population. Unemployment may lead to an increase in social unrest or tension। Unemployment सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया सारा? दोबारा से ये सब देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लेना। एक बार बता देती हूँ आपको, सीजनल जो कि लोग सीजन में लोग काम करते हैं, ऑफ सीजन में अनएम्प्लॉयड रहते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है कि जरूरत है 4 लोगों की, ठीक है, काम कर रहे हैं 7 लोग, तो वो रिमेनिंग 3 है वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं। वो अपना बेस्ट भी दे रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट में ही जाएगा, उनका वर्क 0 ही माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।